जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी के आज की क्लास में। सभी भाइयों बहनों एवं मित्रों का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट एग्जाम जो कि 1 जनवरी 2022 को हुआ था। उसमें से 30 महत्वपूर्ण चाइल्ड साइकोलॉजी के प्रश्नों को आज की क्लास में हमने शामिल किया है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में कुछ न कुछ प्रश्न जो है पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं सीटेट के। तो सभी प्रश्न को नोट करते जाइएगा। चलते हैं, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? यह प्रश्न पूछा गया था 1 जनवरी 2022 के प्रथम पाली में, फर्स्ट सेशन में पूछा गया था, जो कि पहला प्रश्न है सीटेट चाइल्ड साइकोलॉजी का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, जो विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं, वह होते हैं विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होता है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ में जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो कथन सही की बात की गई है, निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगर इसके बारे में हम आपको बताएं कि ये जो सिद्धांत है, तो इसमें जो है वाइगोत्स्की और अल्बर्ट बंडूरा ने अपने सिद्धांत में इसके बारे में लिखा हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप में प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो प्रक्रिया जो कहलाती है, क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया कहलाती है परिपक्वता। परिपक्वता कहलाती है वह प्रक्रिया। परिपक्वता के रूप में जाना जाता है पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने वाली प्रक्रिया, जो आनुवंशिक वंशानुक्रम के कारण किसी व्यक्ति में मौजूद लक्षणों या संभावनाओं के प्रकट होने या क्रमिक रूप से खुलने से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ में जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। पहला दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा कि सामाजिकरण का प्राथमिक, और दूसरा ऑप्शन सामाजिकरण का द्वितीयक कारक होगा। प्राथमिक और द्वितीयक कारक के बारे में पूछा गया है सामाजिकरण के। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? आप सभी लोग कमेंट करिए, इस प्रश्न का क्या सही आंसर होगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएगा। परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक और विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही होगा। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का क्या आधार है? नैतिक निर्णय लेने का क्या आधार है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा, दंड और आज्ञा पालन। जो कोहलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांत दिए हुए हैं उसमें से पूछा गया है। तो जो 7 से 8 वर्षीय बच्चे होते हैं उनके जो निर्णय लेने का आधार होता है दंड और आज्ञा पालन होता है। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? पूछा जा रहा है कि किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है क्रमबद्धता शब्द। तो क्रमबद्धता शब्द जो प्रयोग हुआ है वह किस में हुआ है? वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना ही क्रमबद्धता का संदर्भ है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को बता दें कि ये जो प्रश्न पूछे गए हैं 1 जनवरी 2022 को प्रथम पाली के एग्जाम में पूछे गए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में। तो नोट करते जाइएगा, एक एक प्रश्न को महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 5
5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। पूछा जा रहा है जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है। पूछा जा रहा है जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है। तो उसका जो तर्क है वह केंद्रीयता का तर्क है। केंद्रीयता का तर्क है। उम्मीद है कि आप सभी के समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न आप सभी ने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, किस पर आधारित है। तो जो लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वह सामाजिक संरचना पर आधारित है। सामाजिक रचनावाद 1968 में लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित एक अधिगम का सिद्धांत है। सिद्धांत कहता है कि भाषा और संस्कृति वे ढांचे हैं जिनके माध्यम से मनुष्य वास्तविकता का अनुभव करते हैं, संचार करते हैं और समझ विकसित करते हैं। वह सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से अधिगम और ज्ञान के निर्माण में सामाजिक संदर्भों पर जोर देते हैं। तो किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने ये सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से वाइगोत्स्की पर आ गया है। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? स्वयं से संवाद करने की क्रिया को किस शब्द से लिया है? किसने लिया है? लेव वाइगोत्स्की ने। तो लेव वाइगोत्स्की ने जो स्वयं से संवाद करने की, अब ध्यान दीजिएगा कि लेव वाइगोत्स्की से, जीन पियाजे से कई ऐसे प्रश्न बने हुए हैं जो कि इनके सिद्धांतों से पूछे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा निजी संवाद होता है। जो इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो निजी संवाद का प्रयोग किया है। किसने किया है? लेव वाइगोत्स्की ने किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो प्रगतिशील कक्षा की जो विशेषता होती है वह होती है सहयोगिता पूर्ण अधिगम। सहयोगिता पूर्ण अधिगम, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? तो यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? अंतर वैयक्तिक बुद्धि को दर्शाती है। यहां पर अंतरा वैयक्तिक हो गया, अंतर वैयक्तिक बुद्धि को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो जो प्रस्तावित कथन है वह है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। कौन सा होगा? बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। ऑप्शन नंबर सी 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अब आप सभी को बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करना है। यह नीति 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक तथ्यों के अनुरूप एक नई प्रणाली बनाने के लिए इसके विनियमन और शासन सहित शैक्षिक संरचना के लिए सभी पहलुओं के संशोधन और सुधार का प्रस्ताव करती है। उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। जेंडर भूमिका है। जेंडर भूमिका की बात की गई है। जेंडर भूमिका जो है वह कौन सी भूमिका है? तो अधिग्रहित भूमिका होगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अधिग्रहित भूमिका होगी। अधिग्रहित भूमिका होगी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। सतत एवं
पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया था जो, वो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। ऐसा प्रश्न है जो कि आपके प्रश्न पत्र पे पूछा गया था 1 जनवरी 2022 को सीटेट के चाइल्ड साइकोलॉजी में 14 नंबर प्रश्न था ये। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा छात्रों की समझ का आकलन करना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। क्या है प्रश्न? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति पूछा गया है कि अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर आप एक शिक्षक हैं और मूल्यांकन पद्धति तय करने के लिए एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना है यह आपको बताना है, तो उस पर क्या होगा, मेरे अलावा इन परिणामों का उद्देश्य कौन करेगा। देखिए पहली चीज तो निगेटिव चीजों को आपको हटा देना है, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, इसको हटा देना है। दूसरा क्या होता है, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, ये सही हो जाएगा। अगला क्या है, कौन सा तरीका अध्यापक को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा। कौन सी विधि छात्रों को उत्तम अंक पाने में मदद करेगी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 2 के साथ में जाएगा, 2 और 3। आपके जो ऑप्शन दिया हुआ था उसमें दिया था 2 3 1 4 3 4 और 2। तो इसका जो सही आंसर होगा 2 और 3 के साथ में जाएगा, जबकि पहले और चौथे दोनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, तो समावेशी शिक्षा से जो अभिप्राय है, योग्यता से परे होकर सभी बच्चों की गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, यही समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य पुस्तक सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। पहला ये दिया हुआ है। दूसरा निष्कर्ष कारण क्या दिया है, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। सही विकल्प का चयन करने की बात की गई है। तो इस प्रश्न में क्या सही होगा, इस प्रश्न में सही होगा ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है कि ए जो है किसकी सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला होगा यही सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए पढ़ाते हुए एक शिक्षक को पाठ्य जो सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, भी सही है। और शिक्षक को अधिगमकर्ताओं के विविध आवश्यकताओं हेतु शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो दोनों जो है दोनों सही हो जाएंगे, दोनों इसके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है। तो यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आलेख वैकल्य।
आलेख वैकल्य जिसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। लेखन संबंधी जो विकार होता है, लेखन संबंधी विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं, जिसे आलेख वैकल्य हिंदी में कहते हैं। और पठन संबंधी जो होता है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। गणितीय विकार जो होता है डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? यहां पर आप ध्यान दीजिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए? मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकनों के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। देखिए, पहला ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है। रटन आधारित, तो रटन वाली बात आ गई, तो रटन को तो पहले ही हटा देना है। रटन जैसी कोई बात ही नहीं करनी है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान रटन पद्धति पर नहीं चलता है। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनर्स्मरण पर बल देना है। तो बल तो बच्चों पर देना ही नहीं है, बच्चों पर दबाव जैसा कुछ करना ही नहीं है। अब आपको देखना है कि दोनों में से कौन सा सही होगा। तो सबसे अच्छा आपको सिलेक्ट करना होता है, तो सबसे अच्छा आप ध्यान दीजिए कि कौन सा हो जाएगा। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है, तो जो सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है वह जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार प्रकट करते हैं? छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार प्रकट करते हैं? तो जो छोटे बच्चे होते हैं वह किस प्रकार प्रकट करते हैं? क्रिया अन्वेषण द्वारा भी प्रकट करते हैं, खेल द्वारा भी प्रकट करते हैं, पदार्थों पर क्रिया या प्रयोग द्वारा भी करते हैं, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता भी करके करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ में जाएगा। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, आप ध्यान दिए होंगे, छोटे बच्चे क्या करते हैं, खुद संक्रिया करते हैं, खेल के द्वारा भी सीखते हैं, संरचना करते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं, पदार्थों पर क्रिया करते हैं, प्रयोग करते हैं, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता भी करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या कहलाता है? अध्यापिका द्वारा सुझाई गई रणनीति कहलाती है, तो खंडीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? तो सबसे अधिक जो बल देना चाहिए वह परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन करने पर सबसे अधिक बल देना चाहिए। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? तो जो छात्रों को पढ़ने के सुसाध्य करता है वह करता है परामति विविध प्रकार से पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है,
जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। तीसरा जो हो जाएगा, अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझाने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। तो 2 नंबर और 3 नंबर जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, टॉफी देकर, तो ऐसा कुछ दे करके नहीं करना है, ये निगेटिव हो जाता है। और रेखा अपने विद्यार्थियों को उसके उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। तो आपको जो सही आंसर करना है कौन सा हो जाएगा, 2 और 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। तो जो आप सुसाध्य कर सकते हैं वह क्या, किस प्रकार सुसाध्य करते हैं, तो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, भिन्नताएं अलग करके आप समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। सार्थक अधिगम की बात की गई है, तो सार्थक अधिगम में देखिए कक्षा में संदर्भ अधिगम को बढ़ावा दे, संदर्भ रहित अधिगम को ये होगा नहीं। एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, यही इस प्रश्न का सही हो जाएगा, क्योंकि रट्टा मारना गलत हो जाएगा। सैंपल पर लिखे गए उत्तरों की नकल करना भी गलत हो जाएगा। तो जो सबसे उचित होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें कौन सी भावना आती है, उनमें गर्व की भावना आती है। उनमें कौन सी भावना आती है, तो उनमें गर्व की भावना आती है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि पूछा जा रहा है, तो क्योंकि क्या होता है कि यह जो होता है अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है। ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न से कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो कौन सा सही नहीं है जो बच्चे भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। तो पहला देखिए, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा दिया है, बच्चों और वयस्कों के वैकल्पिक संकल्पनाओं एवं भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। तीसरा जो दिया है, एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि वे सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हैं। चौथा दिया है, वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियां सदैव निराधार नहीं होती बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो सही होगा, ये भी सही होगा। और बहुत स्वाभाविक होती हैं, बच्चों में भ्रांतियां आना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हतोत्साहित करना जैसा यही गलत हो जाएगा। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना, उनकी भ्रांतियों को हतोत्साहित नहीं करना होता है बल्कि उसको सुलझाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा व्यवहारात्मक प्रलोभन और पुरस्कारों द्वारा जो बच्चों को अभिप्रेरित किया जाता है, व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाता है?
व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य द्वारा किया जाता है, क्योंकि व्यवहारवादी अधिगम को उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक जुड़ाव के रूप में देखते हैं। उम्मीद है आप सभी ने इन सभी प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। ये रहे आज के आप सभी के सामने 30 प्रश्न जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी में 1 जनवरी 2022 को सीटेट के एग्जाम में पहली पाली में पूछे गए थे, फर्स्ट सेशन में पूछे गए थे। तो उम्मीद है कि क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। फिर मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। डेली क्लासेस आती हैं 7:30 पर, 7:30 बजे शाम को हमारी डेली क्लासेस आप सभी को मिलती हैं। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।